हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, एंजाइटी के बारे में होगा। एंजाइटी के बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी क्या होंगी भाई, थ्योरी क्लासेस के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एंजाइटी के बारे में जितनी भी सारी चीजें हैं कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसमें हम टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं, कैसे हम इनको मैनेज करते हैं, कैसे इसके साइड सिम्टम्स आते हैं, तो उसके बारे में आज की क्लास में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई क्या क्या हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने बात की है एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स है ये बेसिकली हमारे जो कैटेगराइज किया गया है, ये कैटेगराइज किया गया है आपका न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। किसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। तो इसके अंदर हमारे पास जो न्यूरोसिस कैटेगरी है उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इसमें हम एंजाइटी को पढ़ेंगे, फोबिया पढ़ेंगे, स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हमारी एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी क्या है। तो बताइए भाई एंजाइटी क्या है। सिंपल सी चीज है यार, क्यों एंशियस हो रहा है, क्यों इतना घबराहट हो रहा है तेरे को, क्यों परेशान हो रहा है। तो वही चीज हमारी क्या है, एंजाइटी क्या है। अगर हम इसको सिंपल सिंपल भाषा में बोलें तो एंजाइटी आपकी क्या है, घबराहट है भाई। एंजाइटी आपकी क्या है, घबराहट है। ठीक है। दूसरी चीज अगर हम इसमें बात करें कि एंजाइटी क्या है, तो एंजाइटी आपके पास अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट रिएक्शंस, अनईजीनेस अनईजीनेस, या फिर सेंस ऑफ एप्रीहेंशन। मतलब आपको बिल्कुल वैग्यू फील होना, कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो पाना, सेंस ऑफ एप्रीहेंशन। कुछ भी चीजें आपकी क्या होना, क्लियर नहीं हो पाना, आपको सब धुंधला धुंधला नजर आना। ठीक है। चलिए रिलेटेड टू, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बात कर रही है कि इसके अकॉर्डिंग रिलेटेड टू आपका क्या है, इमेजिनरी फियर, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स। आप सिर्फ मन में सोच रहे हो, उनके बारे में आपने दिमाग में सोचा है और उसी की वजह से आपको क्या हो गया है, अनप्लीजेंट रिएक्शंस फील हो गई है, सब कुछ आपका धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, कुछ भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल क्या होना कि एंजाइटी हो जाना ये सुन के कि हाँ भाई मेरे एग्जाम आने वाले हैं, परसों से मेरे एग्जाम है। तो वो सुन के आपको एंजाइटी हो जाए, कुछ भी अच्छा नहीं लगे, आपकी हो सकता है कि भूख मर जाए, आपका नींद नहीं आए, आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ठीक है, आपको पसीने पसीने आप हो जाओ, तो वो सारी कंडीशंस अगर हो रही है सोच सोच के, वही तो आपकी क्या कहलाती है, एंजाइटी कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है फियर। सब कुछ इसमें सेम होता है, बस डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस ये आता है, ये आपका होता है रिलेटेड टू नॉन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। क्या है भाई ये, नॉन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल अगर हम समझे, ठीक है, एंजाइटी और फियर का सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने प्लानिंग की है कि यार मैं जंगल में जाऊंगा, सफारी में जाऊंगा, घूमने के लिए जाऊंगा और वहां पे मुझे शेर मिलेगा। अगर शेर मिल गया तो क्या होगा, उसी चीज को सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो, आपको पूरे पूरे पसीने हो गए, आप बिल्कुल नींद नहीं आ रही है कि यार मैं तो घूमने भी नहीं जाऊंगा, मेरे तो वहां पे शेर मिल सकता है, जंगल में तो ये हो सकता है, वो तो मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा। तो जो सोच सोच के आपके पास चीजें हो रही है वो आपकी एंजाइटी कहलाती है। बट आप घूमने चले गए, जैसे वहां पे शेर दिखा, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो आपको परेशानी हुई, वो आपकी क्या कहलाती है, फियर। मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वरी। वरी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपके थॉट्स हैं वो आपको नेगेटिव विचार आने लग जाए। नेगेटिव थॉट्स आर नोन एज वरी। क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करें कि एंजाइटी और जो आपका फियर है, ये दोनों तो आपके हैं डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस। किसके डिसऑर्डर है भाई, ये आपके इमोशंस के डिसऑर्डर है। वरी की अगर हम बात करें तो जैसा हमने इसमें लिखा है, ये आपका क्या है, डिसऑर्डर ऑफ
थॉट। वरी क्या है आपका? डिसऑर्डर ऑफ थॉट। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इसमें पढ़नी है, और हमें इसमें पढ़ना है एजिटेशन के बारे में। एजिटेशन यानी सिंपल सी बात, आपको एंजाइटी हो रही है। आपने देखा होगा कि लोग जब परेशान होते हैं तो इधर से उधर भागते रहते हैं, एक जगह नहीं बैठ पाते, मतलब उनकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, वो भी वहां पे बहुत ज्यादा काम करने लग गई है। तो एजिटेशन का मतलब होता है एंजाइटी विद सीवियर रेस्टलेसनेस। उसको बिल्कुल भी चैन नहीं है किसी भी सिचुएशन के लिए, ना ही तो वो बैठ पा रहा है, ना ही वो खड़ा हो पा रहा है अच्छे से, वो ना ही वो किसी से ढंग से बात कर पा रहा है। तो वो अजीब अजीब तरीके की एक्टिविटी अगर करने लग जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एजिटेशन बोलते हैं। इतना आया समझ में सभी को? चलिए भाई, क्लियर है इतना? बिल्कुल। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें हमें आगे क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें आगे पढ़ना है इसके टाइप्स के बारे में। जो आपका एंजाइटी डिसऑर्डर है इसके हम टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स टोटल 3 टाइप हम इसमें पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने लिखा है जीएडी। जीएडी का मतलब है, क्या मतलब है भाई जीएडी का? जनरलाइज जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है? तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स का मतलब है कि जो डेली एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम एडीएल परफॉर्म कर रहे हैं, उसी में पेशेंट को एंजाइटी फील होना, उसी में पेशेंट को घबराहट होने लग जाना हर छोटी चीज में, वही आपका क्या कहलाता है? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स कहलाता है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है? परसिस्टेंट एंजाइटी है भाई। ये क्या है? परसिस्टेंट एंजाइटी। मतलब हमेशा हर छोटी चीज में आपके पास एंजाइटी बनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम इसमें क्या यूज करते हैं? एसएसआरआईज यूज करते हैं। एंड ये आपका क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। किसमें? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, एसएसआरआईज। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारे पास एसएसआरआईज के बारे में, सॉरी जीएडी के बारे में कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होता है। एक बार को इसको हम होल्ड कर लेते हैं, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। अब जो सिचुएशनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो सिचुएशनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो इसको हम बोलते हैं भाई फोबिया। क्या है? फोबिया। तो जो हमें फोबिया हो रहा है उसी को हम क्या बोल सकते हैं? हमारा सिचुएशनल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। की पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेके जब हमें डर लगने लग जाए, जब हमें एंजाइटी फील होने लग जाए, तो उसी को हम फोबिया कहते हैं। कि बंद प्लेस में है, पानी को देख के, ऊंचाई को देख के, मच्छर को देख के, कीड़ी को देख के, किसी भी चीज को अगर हमें ऐसा फील हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वहां पे हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फोबियाज। इनको भी हम क्लासिफाई अगर करके देखें तो फोबियाज को भी हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है अगोराफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सोशल फोबिया। एंड थर्ड वन इसमें आता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड फोबियाज। स्पेशल फोबियाज। ठीक है? तो इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल रूप से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आज की क्लास में हमने जो डिस्कस करना है वो हमारा क्या टॉपिक है? पीएडी, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो हमने टाइप पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से इसमें हम टाइप डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा? अभी अभी बताया है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। क्या टॉपिक होगा हमारा? पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। शॉर्ट फॉर्म में क्या है आपका? पीएडी। अब ये क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास इसका जो ऑनसेट होता है, ऑनसेट क्या होता है भाई इसका? अक्यूट होता है। बहुत क्यूट होता है, मतलब बहुत कम होता है, अक्यूट होता है कि सडनली आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले। ठीक है? जैसे कि हम ये बात करें कि आप बैठे थे, बैठे बैठे आप दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे, अचानक आपको लगा, आपके पास टेक्स्ट आया, आपके पास फोन आया कि आज से हमारा रिलेशन खत्म।
आपके लिए बिल्कुल सडन सिचुएशन है, उसी के दौरान जैसे ही आपने वो टेक्स्ट पढ़ा, आपने वो मैसेज देखा, उसके बाद जो आपके सिम्टम्स डेवलप होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। या फिर आपके पास ग्रुप में मैसेज आया कि हाँ भाई आपकी जो एग्जाम डेट है वो परसों से डिक्लेयर हो चुकी है, तो उससे भी आपको क्या हो सकता है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है, परसों से मेरे एग्जाम आ गए हैं, मैं क्या करूंगा एग्जाम में, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो यही सब सोच सोच के हमारे पास सिम्टम्स डेवलप होने लग जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इसका ऑनसेट हमारे पास क्या है, बहुत अक्यूट होता है। एंड इसको अगर हम ये बात करें कि पैनिक जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होता है उसमें क्या होते हैं भाई, आपके पास एपिसोड्स ऑफ पैनिक अटैक, पैनिक अटैक, या फिर हम इसी को यह बोल सकते हैं कि जो आपका पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम कब बोलेंगे, रिकरेंट, रिकरेंट पैनिक अटैक्स मोर देन 1 मंथ। अगर आपके पास पैनिक अटैक्स आ रहे हैं और ऐसा होते होते आपको 1 महीने से ज्यादा हो गया कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आई और आपको पैनिक अटैक आ गया, ठीक है, तो एक पैनिक अटैक आ रहा है, वो अगर आपके पास 1 महीने तक ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअस ऐसी चीजें हो रही हैं, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि हाँ भाई पेशेंट में क्या डेवलप हो गया है, डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, और उस डिसऑर्डर का क्या नाम होता है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। क्लियर है इतना? चलिए उसके बाद हम पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है तो वो हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें अटैक आता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई वो चलता रहेगा कि हाँ भाई दिन भर चल रहा है, 2 दिन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास, कि जो अटैक आया है वो अटैक कितनी देर के लिए लास्ट करता है, तो आपका जो टाइम पीरियड इसमें इंक्लूड किया गया है वो होता है भाई 20 से 30 मिनट्स, विच लास्ट, विच लास्ट फॉर 1 आवर इन सम केसेस। कितनी देर के लिए होता है आपके पास, 20 से 30 मिनट का ये अटैक आता है, जो भी सिम्टम्स आते हैं वो 20-30 मिनट में फिर बाद में धीरे धीरे रिजोल्व होने लग जाते हैं, या फिर हम इसके बीच में उनको मैनेज कर सकते हैं। जो कि कुछ कुछ केसेज में ये आपके जो अटैक के जो सिम्टम्स है ये कब तक चल सकते हैं, पूरे 1 घंटे तक भी चल सकते हैं, बट वो आपका नॉर्मल नहीं होता। कुछ कुछ केसेज में आपके पास ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपके पास ऑप्शन में 20 से 30 मिनट ना आए तो आपको आंसर पे टिक करना है 5 से 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्स से मैक्स ड्यूरेशन हो सकती है किसी भी पैनिक जो एंजाइटी अटैक आए हैं उनके बारे में। क्लियर है? अब इसके बारे में हम और चीजें पढ़े, और क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं, और हम इसमें पढ़ सकते हैं कि जो पैनिक एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं ये आपके फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, तुलना करें हम मेल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जो फीमेल्स हैं वो थोड़ा सा उनका दिल थोड़ा सा कच्चा होता है, वो सिचुएशंस को इतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाती, ठीक है। दूसरी चीज, जो फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है, अटेंशन सीकिंग पर्सनालिटी ज्यादा पाई जाती है कॉमनली देखें तो उसकी वजह से भी उनमें फीमेल्स में क्या होता है कि पैनिक एंजाइटी अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। एज ग्रुप की अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा जो एज ग्रुप है वो हमारा ज्यादा वनरेबल होता है, तो इसकी जो पीक एज मानी जाती है वो एज ग्रुप आपका माना जाता है 25 साल की एज में। आपको ये जो सिम्टम्स है ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो पीक लेवल पे चल रहे होते हैं, ठीक है, कि यार क्या मैं तो कुछ भी कर दूंगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपके क्या है, जो हार्मोनल लेवल है वो आपका बहुत पीक चल रहा होता है, उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो एंजाइटी के जो पैनिक एंजाइटी अटैक्स है उनकी जो एज होती है हमारी की कब ऐसे डेवलप हो सकते हैं, तो वो पीक एज आपकी कितनी होती है, 25 ईयर्स। क्लियर है? फिर धीरे धीरे तो क्या है, इंसान समझदार होने लग जाता है, वो अपने आप को हैंडल करने लग जाता है, अपनी जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करने लग जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है, हम ये बोलते हैं। ये तो आपका क्या है, जवानी है, बचपना है, तो जवानी के जोश में कुछ भी गलतियां हो सकती है, ठीक है। चलिए तो ये आपका एज ग्रुप हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, तो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ में हमें एक कोमोर्बिड डिजीज कंडीशंस देखने को मिलती है, मतलब इसके साथ ही हमें देखने को मिलेगी, और उसका नाम होता है अगोरोफोबिया।
क्या कंडीशन होती है भाई? अगोराफोबिया। ये हमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ में कोमॉर्बिड देखने को मिलती है, कि मतलब उसके साथ साथ ये भी हमें चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब अगोराफोबिया और जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स है वो आपस में क्या है? एसोसिएटेड है। आप इतना समझे। क्लियर है? चलिए, अब हम नेक्स्ट इसमें बात करें इसकी एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। इसके बारे में बात करें भाई हम, एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हम इसमें बात करें तो आपको एक चीज याद रखनी है, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस, मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक इलनेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में जो सबसे ज्यादा साइकेट्रिक इलनेस पाई जाती है उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। उसका नाम है आपके पास एंजाइटी। क्या है भाई उसका नाम? एंजाइटी। और अगर आपसे पूछे कि कितना होता है तो आप कंफर्मेशन के साथ बोल दीजिए कि 17.2% आपके पास जितने भी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें मैक्सिमम आपका क्या पाया जाता है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो इलनेस है साइकेट्रिक में वो आपकी क्या है? एंजाइटी है। क्लियर है? कितना परसेंटेज होता है भाई? 17.2%। ठीक है, मोर कॉमन की अगर हम बात करें, मोर कॉमन इन, तो किस में ज्यादा पाया जाता है? फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है तुलना में मेल की तुलना में। ठीक है, अब इसमें आप एक स्टार मार्क करके लिख लीजिए। क्या स्टार मार्क आपने करना है? कि जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, सोशल एंजाइटी इज इक्वल इन बोथ मेल एंड फीमेल। जो सोशल एंजाइटी है वो आपकी, जो उसका जो प्रीवलेंस है कि यहाँ पे कितनी हो सकती है, किसमें ज्यादा होगी, तो उसमें मेल फीमेल का आपका क्या है? जो रेशियो है वो लगभग सेम है। उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सोशल जो एंजाइटी है वो मेल्स को ज्यादा होगी या फिर फीमेल्स को ज्यादा होगी। जो सोशल एंजाइटी है वो आपकी दोनों में से किसी को भी हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज इसके अलावा आपकी जो भी आपकी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, या फिर आपके जो भी सिचुएशनल फोबियाज हैं वो सारे किसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं हमें? मोर कॉमन इन फीमेल्स। क्लियर है इतना? चलिए भाई नेक्स्ट हम बात करें, क्या बात करें हमें इसमें नेक्स्ट की ये क्यों हो सकती है, इसके क्या पीछे कारण है, रिस्क फैक्टर्स, या फिर हम इसको कहें कि क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ गाबा। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रोल करता है वो आपका कौन सा है? गाबा है। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास जो अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनका भी हमें रोल देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं वो? नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। कौन कौन से हैं भाई? नोर एपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है इनका लेवल भी हमें अल्टर्ड देखने को मिलता है। पर जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो एंजाइटी की बात होती है, आपसे वन लाइन में पूछे कि हाँ भाई एंजाइटी के लिए एसोसिएटेड आपका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, तो आपको टिक करना है कि हाँ भाई गाबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात में करें कि और क्या क्या इसमें कारण हो सकते हैं। तो इसमें और हमारा हो सकता है कि पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, कि पहले अगर उसके जो फैमिली है उसमें ऐसी चीजें देखने को मिली है तो हो सकता है कि जो उसमें आगे जो फर्दर आने वाली चीजें हैं, फर्दर आने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी आपके पास ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स या फिर जेनेटिक हिस्ट्री भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर है? तो ये अभी तक हमने इसमें क्या डिस्कस किया, तो बेसिक एंजाइटी के बारे में हमने बात किया, क्या क्या हम उसमें टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं वो हमने बात की, उसका कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से वहां पे टाइप्स आते हैं वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, फिर हमने एपिडेमियोलॉजी की पढ़ी कि हाँ भाई कैसे कौन कहाँ पे ज्यादा होता है, कौन से मेल्स में ज्यादा होता है फिर फीमेल्स में ज्यादा होता है। फिर हमने उसके पढ़े हैं रिस्क फैक्टर्स या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में हमने बात की है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें कि अगर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है,
अगर पेशेंट को एंजाइटी हो रही है और हमने बात की कि पेशेंट को पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो वहां पे क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कौन कौन से वहां पे पेशेंट को सिम्टम्स अपीयर होंगे? तो पेशेंट को भाई अगर पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका जो गला है ना वो बिल्कुल जाम हो गया है, उसको सांस नहीं आ रही है, वो बहुत मतलब ऐसा फील करेगा कि हाँ भाई तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को सांस नहीं आ रही है। आप वाइटली रूप से उसको चेक करेंगे, वाइटल्स आपके सारे स्टेबल मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें बात करें कि सिम्टम्स में आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें कि चोकिंग सेंसेशन फील होते हैं भाई उसको, चोकिंग सेंसेशन इन थ्रोट, उसको ऐसा लगना कि जो उसका गला है वो बिल्कुल चोक होने वाला है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें और क्या कंडीशन इसमें हो सकती है कि पेशेंट को पर्सपिरेशन हो सकता है भाई। ठीक है, क्या हो सकता है पेशेंट को? सीवियर पाल्पिटेशन। ठीक है, या फिर पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है। उसके अलावा पेशेंट को जो उसकी ब्रीथ है वो कैसी हो जाएंगी भाई? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें देखने को मिलेगा। पेशेंट ऐसे बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमें उसको सांस ही नहीं आ रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि पेशेंट आपका डिस्निक हो जाएगा। कैसा हमें देखने को मिलेगा? पेशेंट हमें डिस्निक देखने को, डिस्निया देखने को पेशेंट में हमें मिल सकता है। ठीक है, पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज हार्ट रेट जिसको हम क्या बोलते हैं? पेशेंट को टैकीकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि वो तो मरने वाला है। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई कि फील सी और ही विल बी डाई और बिकम मैड, कि क्या तो वो मर जाएगा या फिर बुरी तरीके से पागल हो जाएगा। उसका अब कुछ भी नहीं बचा है, उसका जो अंत है वो आ चुका है, उसको ऐसा फील होने लग जाए। तो ये हमें क्या देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स में। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स है उसमें पेशेंट की पर्सनैलिटी कैसे देखने को मिलेगी, तो पर्सनैलिटी इन द सेंस कि आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई उसके जो अपीयरेंस आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो उसका अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है डिसऑर्गेनाइज्ड। ऐसा देखने को मिलता है डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब उसको कोई होश नहीं है, उसको कोई ऐसा सिचुएशन नहीं पता है कि उसके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, उसके कपड़े ठीक हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसका बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जब एंजाइटी अटैक नहीं आ रहे हैं तो वो इंसान आपको बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा। क्लियर है? बट जब पैनिक एंजाइटी आ रहे हैं तो उसमें आपके पेशेंट की जो पर्सनैलिटी है वो हमें कैसे देखने को मिलती है? डिसऑर्गेनाइज्ड देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए, अब जो सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक आप इसका हम पढ़ सकते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स, दूसरा हम इसमें पढ़ सकते हैं फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल, कि पेशेंट में फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी वहां पे आ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पे आता है भाई फियरफुल, पेशेंट को बिल्कुल डर रहेगा, वो आपका बिल्कुल डरा हुआ रहेगा, और ये सारे आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा। तो जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन हैं बिल्कुल डरे हुए आपके नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे क्या क्या हो गया ऐसा। ठीक है, चलिए, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपको बहुत फियरफुल नजर आने वाले हैं। पेशेंट क्या रहेगा भाई? पेशेंट इरिटेटेड रहेगा, मतलब उसमें इरिटेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, आप उससे बात करने की कोशिश करोगे वो आपको खाने को दौड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि तू इतना क्यों चिढ़ा हुआ है भाई, इतना चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। उसके बाद पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट की जो नींदें हैं, रातों की जो नींदें हैं वो सारी गायब हो जाएंगी, हवा हवाई हो जाएंगी। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा वहां पे प्रेजेंट रहेगा, आप उससे बात करने की कोशिश करो, हो सकता है कि वो बात बात में आपको लपेट भी दे। ठीक है, कि एक उधर की, यार तो बहुत ज्यादा बोले जा रहा है, बहुत मेरे से पूछे जा रहा है, ये तो ऐसा हमें नहीं करना है जो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है सिचुएशन में।
ठीक है। उसके अलावा हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टू नॉइस, बिल्कुल भी आवाज अगर होगी तो उसको इरिटेशन होने लग जाएगा। इसीलिए हम बात करते हैं कि जो एंजाइटी वाले जो पेशेंट्स हैं, उनका जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो उनको बिल्कुल काम एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहां पे कोई भी ऐसे प्रोवोकेंट चीजें हमें देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारे पास हो गए फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या वहां पे पेशेंट के पास आते हैं। तो पेशेंट के पास सबसे पहले हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा, उसके बाद पेशेंट में पाल्पिटेशंस देखने को मिलेगा। जो अभी अभी हमने पढ़ के हटे हैं वो सारे सिम्टम्स हम इसमें लिख सकते हैं। पेशेंट को क्या होगा, इंसोम्निया तो हम उधर लिख चुके हैं भाई, वो तो आपका क्या है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को टेकिपनिया हो सकता है या फिर डिस्निया हो सकता है। दोनों ही कंडीशंस वहां पे पेशेंट को हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स में चोकिंग भी हो सकती है, कुछ पेशेंट्स बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बहुत ज्यादा भी वहां पे देखने को मिल सकता है। उसके अलावा और हम बात करें, पेशेंट की जो भूख है वो भी गायब हो जाएगी। पेशेंट को नोजिया फील हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग फील हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें कि पेशेंट को छाती में दर्द हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि गया भाई, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है, मैं तो अब नहीं बचूंगा। तो उसको सर दर्द भी हो सकता है, उसको चेस्ट पेन भी हमें देखने को मिल सकता है। जो पर्सन है वो बिल्कुल थका हुआ महसूस करेगा कि हाय मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूं, और उसकी जो गर्दन है वो आपको स्टिफ देखने को मिल सकती है। तो नेक स्टिफनेस हमें वहां पे प्रेजेंट हो सकती है कि मैं तो गर्दन को मूव भी नहीं कर पा रहा हूं इधर से उधर, मेरी तो जो गर्दन है वो बिल्कुल अकड़ गई है। तो ये सारे हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सिम्टम्स हैं अगर हम उनके बात करें तो सिम्टम्स में आपके पास क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको सिम्टम्स में देखने को मिल सकती हैं अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल बेसिस पे। इतना क्लियर हुआ भाई? अरे आ रहा है समझ में, हाँ या ना, कमेंट तो जरूर करके बताना कि हाँ भाई आपको समझ में आ रही हैं चीजें या फिर नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तक की हमने बात कर चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट, या फिर हम ये बात करें कि एक टर्म आती है। टर्म क्या है भाई आपके पास, पेनिकोजेंस। पेनिकोजेंस मतलब वो सबस्टांसेस जो पैनिक एंजाइटी जब आपकी हो रही है उसके लेवल को बढ़ा दे। ठीक है, पेनिकोजेंस मतलब आपकी एंजाइटी की सिचुएशंस को बढ़ाने वाले जो सबस्टांसेस होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पेनिकोजेंस बोलते हैं। मतलब इसकी अगर हम बात करें कि रिस्क, या फिर हम बात करें कि दो सबस्टांसेस, दीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ पैनिक अटैक्स। मतलब पैनिक अटैक्स के रिस्क को बढ़ाने वाली चीजों को ही हम क्या बोलते हैं, आपका पेनिकोजेंस कहलाते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से आपके पेनिकोजेंस होते हैं, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर प्रॉपर रूप से वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो पेशेंट में एंजाइटी बढ़ सकती है। उसके अलावा सोडियम, उसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है कि सोडियम लैक्टेट, अगर बॉडी में लैक्टेट जो एसिड है हमारा उसका लेवल बढ़ जाए तो भी हमें पेशेंट में पैनिक एंजाइटी जो है उनका लेवल हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक ड्रग है भाई, कौन सी ड्रग है देखिए ध्यान से, ड्रग है आपकी फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल ये जो मेडिकेशन है ये भी आपकी पैनिक एंजाइटी के डिसऑर्डर्स को बढ़ा सकती है, उनके जो पैनिक अटैक्स हैं उनके एक्शन को बढ़ा सकती है। अब ये आपकी जो फ्लूमाजेनिल है ये क्या है, तो ये हमारे पास है भाई एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। क्या है, एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। अब बेंजोडाइजेपिन्स आपकी क्या काम करती हैं, पेशेंट की एंजाइटी को कम करवाने में मदद करती हैं, पेशेंट को सेडेट करवाती हैं। तो अगर फ्लूमाजिन ली है तो बेसिकली चीजें हैं कि अगर उसके अगेंस्ट काम करेगी मतलब एंजाइटी के सिम्टम्स को बढ़ाने का काम करेगी, नींद नहीं लेके आएगी, उसके जो रिवर्स एक्शन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है, तो ये हमारे जो सबस्टांसेज हैं ये हमारे पेनिकोजेंस में इंक्लूड हम इनको करते हैं। अब
कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये पेशेंट को पैनिक एंजाइटी हुआ है या फिर कोई अदर मेडिकल कंडीशंस तो नहीं हो गई हैं। तो हम इसमें बात करें कि कुछ हमारे पास डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस, मतलब कि जो आपका पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर है वो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें जो सोमेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं वो रिलेट करते हैं आपकी मेडिकल कंडीशंस को भी लेके, कि काफी सारी जो मेडिकल कंडीशंस है उसमें भी हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस यहाँ पे पाई जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कि जिनके जो सिम्टम्स हैं वो आपके बिल्कुल एंजाइटी जैसे हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका एमआई, एंजाइना, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपका टेकिकार्डिया भी होगा, डिज्निया भी हो सकता है, टेकिपनिया भी हो सकता है, स्वेटिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, पेशेंट को इंसोम्निया भी होगा। तो ये सारी कंडीशंस अगर हमें देखने को मिलती है, मतलब पेशेंट को अब वहां पे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि पेशेंट को एंजाइटी हुई है या फिर इनमें से मेडिकल कंडीशंस में कोई सी एक डिजीज कंडीशन हुई है। उसके अलावा आपके पास जैसे कि मिट्रल वाल प्रोलैप्स, पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो भी हमें ऐसी सिचुएशंस, ऐसे जो सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट में थायराइड ग्लैंड की जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं, कौन सा, हाइपोथायरॉयडिज्म, वो भी हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि जो एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो और इन डिजीज कंडीशन के जो सिम्टम्स हैं वो काफी मिलते जुलते हैं। तो हमें वहां पे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो भी हम इसमें बात करेंगे। उसके अलावा पेशेंट को अगर एनीमिया हो रहा है तो एनीमिया में भी क्या है भाई, ऑटो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, टेकिपनिया हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को स्वेटिंग होने लग जाता है, वो पेशेंट बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाता है। उसके अलावा और डिजीज कंडीशंस की अगर हम इसमें बात करें तो और इसमें आपका अस्थमा, आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करें, अगर आपका सीजर्स भी डेवलप हुआ है तो उसमें भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये जितने भी हमने डिसऑर्डर्स लिखे हैं इनको अब हमें डिफरेंशिएट करना है कि कैसे यार। अब कंफ्यूजन तो होगा, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि हाँ भाई एंजाइटी हुई है या फिर ऐसी कोई सिम्टम्स वहां पे डेवलप हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस जो होता है, डायग्नोस्टिक अगर फीचर्स की अगर हम बात करें कि हम पैनिक एंजाइटी में क्या क्या चीजें डायग्नोस करवा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम पेशेंट का क्या करेंगे भाई, हिस्ट्री एग्जामिनेशन हम वहां पे लेंगे। इसको हम लिख देते हैं हिस्ट्री एंड आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज में आप लिख सकते हो कि कैसे डायग्नोस करो, सब उसकी हिस्ट्री ले लो और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करो। ठीक है, जितने भी जो केयर प्लान बनाए हैं नर्सिंग में सब में ये पॉइंट हम ऐड करते थे कि हमें डायग्नोसिस कैसे करें। दो पॉइंट आपके पास फिक्स है कि हिस्ट्री ले लो और फिजिकल एग्जामिनेशन आप वहां पे करके देख लो। उसके अलावा आप पेशेंट के जो जो ब्लड लेवल हैं, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स, वो हम चेक कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हम पेशेंट के चेक करवा सकते हैं। ठीक है, हम पेशेंट की ईसीजी कर सकते हैं, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे हम वहां पे करवा सकते हैं। ठीक है, ईसीजी हो गया, चेस्ट एक्सरे हो गया। इसके अलावा हम पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि पेशेंट को एंजाइटी डेवलप हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें बात करें, नेक्स्ट आपका जो डायग्नोसिस आता है वो कौन सा आता है, तो नेक्स्ट आपका इसमें आता है लैक्टेट प्रोवोकेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है भाई, लैक्टेट प्रोवोकेशन टेस्ट। इसको स्टार मार्क करके इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है आपका कंफर्मेटरी कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। कि आप कंफर्म कैसे कर सकते हो, लैक्टेट प्रोवोकेशन टेस्ट से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट में एंजाइटी डेवलप हुई है या फिर नहीं हुई है। क्या चीजें हैं, क्या मतलब है लैक्टेट प्रोवोकेशन, मतलब
प्रोवोकेट करना, उस चीज को बढ़ावा देना। अब बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? अगर लैक्टेट को बढ़ाना है तो बाहर से इंजेक्शन लगा दो, सिंपल सी चीज है। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज को बढ़ाना है तो बाहर से इंजेक्शन लगा दो। अब इसमें हम जो इंजेक्शन लगाते हैं वो आपका लगाते हैं सोडियम लैक्टेट का। किसका इंजेक्शन लगाते हैं हम? सोडियम लैक्टेट का लगाते हैं। इसकी जो डोज होती है हमारे पास 10 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। कितना सोडियम लैक्टेट हमें लगाना है? 10 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। कितनी देर के लिए लगाना है? ओवर 20 मिनट्स। मतलब ये जो आपका इंजेक्शन है ये आपका 20 मिनट में खत्म होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आपका जो सोडियम लैक्टेट है ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को अगर आपको बॉडी में एडमिनिस्टर करना है तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप उसमें ध्यान ये रखें कि उनको बहुत स्लोली आप एडमिनिस्टर करें, अदरवाइज आपकी जो सेल्स हैं वो आपकी डैमेज हो सकती हैं। दूसरी चीज, अगर हम इसमें बात करें कि जो सोडियम लैक्टेट है वो हमें कितना परसेंट लेना है, तो उसमें हम ये बात करते हैं कि उसका आपका 0.5 मोलर सबस्टांसेज होता है वो हमें लेना है। अप्रोक्स अगर हम इसमें बात करें तो 5 to 6% आपका सोडियम लैक्टेट जो सबस्टांसेज है वो हमें लेना है। मतलब इस रेशियो में, इस डाइल्यूशन में जो आपका पास अवेलेबल होगा सोडियम लैक्टेट वो हमें रिसीव करना है। क्लियर है? ये आपको भाई शॉर्ट फॉर्म में ऐसे देखने को मिल सकता है 0.5 m। क्लियर है? तो ये हमें क्या करना है, पेशेंट को आईवी रूट से देना है। कितनी देर में देना है? 20 मिनट के लिए देना है। कितना देना है? जितना भी बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम 10 ml से उसको मल्टीप्लाई करके जो भी डोज आएगी वो हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ऐसे हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? अगर हम इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ये देखने को मिलेगा, दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? फर्स्ट, इंक्रीज एंजाइटी अटैक, मतलब या फिर यहाँ पे पेशेंट क्या हो सकता है? नॉर्मल हो सकता है। अगर उसके सिम्टम्स एकदम से और ज्यादा शूट आउट कर गए, बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गए हैं, तो मतलब कंफर्म हो गया है कि जो आपने लैक्टेट दिया उसकी वजह से पेशेंट में एंजाइटी अटैक के सिम्टम्स और ज्यादा सीवियर हो गए हैं। मतलब आपका जो डायग्नोसिस बन रहा है वो आपका पैनिक एंजाइटी डायग्नोसिस बन रहा है। अगर पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, उसके एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं बढ़े हैं, इट मीन्स जितनी भी हमने जो भी मेडिकल कंडीशंस पढ़ी हैं, जो भी हमने मेडिकल कंडीशंस पढ़ी हैं वो उनमें से कोई भी डायग्नोसिस वहां पे हो सकता है पेशेंट। ठीक है? तो ये चीजें हमें इसके इंटरप्रिटेशन में पता चलेंगी कि अगर सिम्टम्स आपके वर्स्ट अप हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो गए हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को एंजाइटी अटैक है। और अगर नॉर्मल है पेशेंट, उसमें ज्यादा माइल्ड, थोड़े बहुत माइल्ड से सिम्टम्स बढ़े हैं, तो इसका मतलब पेशेंट में कोई ना कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स प्रेजेंट हैं, जो भी हमने अभी लिस्ट पढ़ी थी उनमें से हो सकता है। क्लियर है इतना? तो ये हमने क्या किया, इसके डायग्नोसिस के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है? कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे? तो ट्रीटमेंट में जो सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट माना जाता है वो आपका क्या है भाई? SSRIs। कौन सा है सबसे बेस्ट? SSRIs। और ये इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। जैसा कि मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था वहां पे भी हमने इसके बारे में बात की थी। कौन सी हम इसमें यूज करते हैं? तो मोस्ट कॉमनली हम इसमें यूज करते हैं पैरोजेंटिन। ठीक है? ये ड्रग हम इसमें मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। उसके अलावा हम इसमें SNRIs का भी यूज कर सकते हैं। SNRIs बोले तो सेरोटोनिन नॉन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ठीक है? तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। और इसमें आपका जो ऑप्शंस या फिर हम जो बात करें एग्जांपल्स कौन सा होता है? वेनला फैक्सिन। ये भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। मे बी यूज्ड, मे बी यूज्ड। उसके बाद हम बात करें पेशेंट में हम बेंजोडाइजेपिन्स का भी यूज करते हैं।
बेंजोडाइजेपिन्स। कौन कौन सी बेंजोडाइजेपिन्स का हम यूज करते हैं? ऑप्शन हमारे पास होते हैं क्लोनाजेपिन, लोराजेपाम, डाइजेपाम। कौन कौन से? क्लोनाजेपिन, लोराजेपिन, डाइजेपाम, ये हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स यूज करते हैं। एंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो आपका क्लोनाजेपाम है, ये आपकी क्या है भाई, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैनिक एंजाइटी अटैक्स या फिर पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। क्लियर है? जो क्लोनाजेपिन है वो हम यूज करते हैं पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। अगर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स है तो उसमें हम एसएसआरआईज दे देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि बेंजोडाइजेपिन्स should be used for short duration। जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनको हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में यूज करना है। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट लॉन्ग चलेगा तो फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट कौन सी प्रोवाइड करवाते हैं भाई, हम एसएसआरआईज। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं ये क्या करवाती हैं, मे डेवलप डिपेंडेंसी। क्या डेवलप करवा देती हैं? पेशेंट इनके ऊपर डिपेंड हो जाता है। इसीलिए जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं उनको हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करना है। फिर धीरे धीरे जैसे सिम्टम्स इसके आपके पास ठीक हो जाए तो धीरे धीरे हमें इनको क्या करना है, टैपर करना है। और टैपर करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेजुअली टैपर्ड, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे इनकी डोज को हमें कम करनी है, सडनली स्टॉपेज नहीं करना है। क्लियर है? ये हमारी बात हो गई ट्रीटमेंट के बारे में, फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है उसके बारे में। उसके बाद हम इसमें बात करें कि जो साइकोथेरेपीज है उनका भी हम यूज करते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जो आपका न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस में सबसे जो बेस्ट इफेक्टिव चीज है वो आपकी क्या होती है, साइकोथेरेपीज। और इसमें भी आपका जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो कौन सी है भाई, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा हम इसमें यूज कर सकते हैं पेशेंट के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसमें आपके यूज आता है कि मेडिटेशन करवा दो, योगा करवा दो, गाने सुनवा दो, डांस करवा दो, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक चीज और आती है, वो क्या है, अगर आपसे पूछे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, क्या पूछे भाई, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हमने ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या हम ट्रीटमेंट देते हैं। बट अगर आपसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे तो आपको क्या रिप्लाई करना है, हम यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में देते हैं आपका एसएसआरआईज प्लस बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स प्लस सीबीटी। ये आपका क्या है भाई, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है कि अगर ऐसे पेशेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसमें हम एसएसआरआईज, बेंजोडाइजेपिन्स और सीबीटी तीनों का यूज करेंगे, ताकि जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आपके ठीक हो पाए। क्लियर है? तो आज की क्लास को अगर हम समराइज करें तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा भाई, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात की, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बात की, जो भी आपका एंजाइटी रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है? उसके बाद हमने इसके क्या पढ़े, इसके हमने पढ़े टाइप्स, फिर हमने इसके पढ़े रिस्क फैक्टर्स, जिसमें कि हमने इसका जो एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनके बारे में भी बात की। फिर हमने इसका पढ़ा क्या, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के क्या क्या सिम्टम्स वहां पे डेवलप हो सकते हैं। फिर हमने इसका क्या पढ़ा, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की, कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, लैक्टेट प्रोवोकेशन टेस्ट। फाइनली हमने इसका क्या पढ़ा, ट्रीटमेंट के बारे में बात की। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ठीक है? अगर आपके लिए प्रोडक्टिव होती है तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का नेक्स्ट चैन परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।